नमस्कार भाइयों। अभी तक हम लोगों ने इन्वायरमेंट में पोल्यूशन पर चर्चाएं की हैं और ये पोल्यूशन की अगली कड़ी है। मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग स्पेक्ट्रम्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से जो तरंगे होती हैं हमारे वातावरण में वो घूम रही हैं, दौड़ रही हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो मैंने कल आपको एक चीज़ बताया था कि सबसे पहले, एक सेकंड, यहाँ पे तो लिख नहीं सकते हैं, लिखने की ऑप्शन ही नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो इसकी भेदन क्षमता होती है गामा रेज की होती है, उसके बाद फिर एक्स रेज की होती है, उसके बाद अल्ट्रा वायलेट होते हैं, उसके बाद विजिबल होते हैं दृश्य प्रकाश जिसके अंदर विगोर वगैरह आते हैं, उसके बाद इंफ्रारेड होते हैं, उसके बाद माइक्रोवेव होते हैं, उसके बाद रेडियो तरंगे होती हैं। ठीक है, तो इसका ये सही मतलब सीक्वेंस है, आप इसको याद कर लीजिए कि सबसे अधिक इस तरफ आप रेडियो तरंगे, इसकी जो होती है वेवलेंथ सर्वाधिक होती है। ये आप देख रहे हैं रेडियो तरंगों की वेवलेंथ सर्वाधिक होगी, और जैसे जैसे आप गामा रेस या इंफ्रारेड की तरफ जाएंगे उस तरफ की वेवलेंथ कम होती चली जाएगी, लेकिन इनकी जो भेदनकारी क्षमता होती है, किसी चीज़ को पार करने की क्षमता होती है, वो सबसे अधिक होती है। मतलब वो छेद करके कहीं पार मतलब जा सकते हैं। ठीक है, तो गामा रेज 10⁻12 से डिनोटेड होता है। ये एटॉमिक जो होती है, न्यूक्लाई जो होती है, वहाँ से देखी जा सकती है। उसके बाद एक्स रेज 10⁻10 होता है। ठीक है, एंगस्ट्रॉम जैसे आप देख सकते हैं, उसी प्रकार एक्स रेज होते हैं। अल्ट्रा वायलेट्स जो विकिरण होते हैं वो 10⁻8 पे मॉलिक्यूल्स पे देखे जाते हैं, तो एटम्स में एक्स रेज होते हैं। रॉटंजन इनकी खोज करते थे। गामा रेज एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो कि जिसकी वेदन क्षमता सर्वाधिक होती है, 10⁻12 पे डिनोटेड होती है। ये केमिस्ट्री वगैरह में पूछ लिया जाता है। वहाँ पर रेडियो एक्टिविटी एक सेपरेट जो है क्लास है, उस पर हम कभी जो लेंगे तो उस पर हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखिए विजिबल दृश्य प्रकाश की तरंगे होती हैं, विगोर वगैरह होती हैं। 0.5 × 10⁻6 10⁻6 इज डिनोटेड ऑफ माइक्रोन। जो माइक्रोन को होता है माइक्रो सेकेंड्स में होते हैं, वो चीज़ें ये चीज़ें दिखाई देती है कि कितने माइक्रोन्स हैं, ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई देती है। तो ये प्रोटोजोन्स जोवा होते हैं, वो सब इसको जो है विजिबल, इसको लिए विजिबल होते हैं, इनको ये दिखाई देते हैं। प्रोटोजो वगैरह इसी पर दिखाई देते हैं। ठीक है, अल्ट्रावायलेट विकिरण जो होता है 10⁻8 पर दिखाई देता है, मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड जो होता है 10⁻5 पर दिखाई देते हैं। जैसे सुई और धागा किस प्रकार से मतलब जो है ये पिन कर रहा है, ये चीज़ें अगर देखनी है बहुत सूक्ष्म चीज़ों से, निडल पॉइंट को, तो आप इंफ्रारेड से ही देख सकते हैं। जो निडल का जो आप छेद करेंगे तो पॉइंट जो देखना होगा आपको, उसको आप इंफ्रारेड से ही देख सकते हैं, वैसे आप नहीं देख सकते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव बटरफ्लाई जो होती है इसको देख सकती है। ठीक है, उसके बाद ह्यूमंस जो होते हैं रेडियो तरंगे और माइक्रोवेव तरंगों के बीच में होते हैं, इनको कुछ न कुछ ये जो है दिखाई और सुनाई देता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। यहाँ पर ये टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द विच ऑफ रेडिएशन इज द मोस्ट इंटेंस वेवलेंथ इमिटेड। मतलब वही चीज़ है कि किस प्रकार से किसकी वेवलेंथ के अनुसार जो है वो टेम्परेचर वहाँ पर दिखाया गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो विजिबल है, इसमें देखिए आपको देखिए सारे रंग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पर 10⁻20 पर एटॉमिक स्ट्रक्चर है और फ्रिक्वेंसीज यहाँ पर है। आप 10⁻20 पर देखेंगे, यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी है। आवृत्ति यहाँ सर्वाधिक है, यहाँ आवृत्ति कम है। ठीक है, आवृत्ति कम होगी तो तरंग दैर्ध्य जो होगा वो सर्वाधिक होगा, क्योंकि v = n × लैम्डा होता है। लैम्डा तरंग दैर्ध्य को डिनोटेट करता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। नहीं होगा तो मैं आगे इसको क्लियर करूंगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इस जो है इमेज थी, इसको दिखाने की जरूरत थी, तो मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, एक सेकंड, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम को निम्न प्रकार से समझना चाहिए। तो फिर अब आपको मैं एक बार फिर दोहरा दे रहा हूँ। सबसे पहले होती है गामा रेज, उसके बाद होती है एक्स रेज, उसके बाद होती है अल्ट्रा वायलेट रेज, उसके बाद होती है दृश्य प्रकार विजिबल रेज, उसके बाद होती है माइक्रोवेव, उसके बाद होती है रेडियो तरंगे। इधर इसकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है लेकिन तरंग दैर्ध्य कम होता है, लेकिन इधर तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, भेदन क्षमता कम होती है। आपने पढ़ा होगा v = n × लैम्डा, कक्षा 8 मेरी फिजिक्स पढ़ा होगा 10वीं में, तो यह चीज़ आपको मिली होगी। वहाँ पर तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति और वेग में संबंध क्या होता है, जिससे डिनोटेट किया जाता है। तो यहाँ पर एक चीज़ आप समझेंगे, मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ कि यदि v = n × लैम्डा, तो लैम्डा = कितना हो जाएगा, v/n या 1/n।
इज प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, अर्थात ये जितना बढ़ेगा, ठीक है, वो उतना कम होगा। मतलब आवृत्ति जितनी बढ़ेगी जो है तरंग दैर्ध्य उतनी कम होगी। यही कारण था कि यहाँ पर फ्रिक्वेंसी 10⁻20 थी गामा रेस की, वहां पर रेडियो तरंगों की फ्रिक्वेंसी जो थी वो 10⁻4 थी। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ये दृश्य प्रकाश की सारी चीजें दिखाई गई है जो कि 7 रंगों का समूह है। इसमें न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होता है बैगनी का होता है, और अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो होती है ये लाल की होती है। अब अधिकतम तरंग दैर्ध्य है लाल रंग की, इसकी मतलब लाल रंग की भेदन क्षमता कमजोर होती है, जबकि बैगनी रंग की भेदन क्षमता सर्वाधिक होगी, लेकिन तरंग दैर्ध्य जो होगा वो कम होगा। ठीक है, फ्रिक्वेंसी इसकी अधिक होगी। ठीक है, ये चीजें आप यहाँ पर जानते रहिएगा। 4 × 10⁻⁻7 मीटर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सारी चीजें वही दिखाई गई है, इसकी कल मैंने चर्चा किया था। उपरोक्त में से सबसे अधिक आवृत्ति गामा रेस की 10⁻20 हर्ट्ज तथा सबसे कम आवृत्ति रेडियो तरंग की 10⁻5 हर्ट्ज होती है। यहाँ पर 4 कर लेना ठीक है, क्योंकि वहाँ पर 4 दिखाया गया था। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ देखिए 10⁻4 की सारी चीजें दिखाई गई है। ठीक है, और 10⁻20 गामा रेस की फ्रिक्वेंसी है। उपग्रह संचार माइक्रोवेव पर आधारित होता है। टेलीविजन कार्यक्रम, ठीक है, तो उपग्रह संचार जो होता है माइक्रोवेव तरंगों पर आधारित होता है, और टेलीविजन रेडियो वेव पर आधारित होगा। ठीक है, ब्यूबोनिक, न्यूमोनिक, सेप्टिसेमिक प्लेग के 3 प्रकार होते हैं। अब यहाँ पर प्लेग वगैरह आ गया है। ठीक है, क्यूटेनियस, पल्मोनरी, इंटेस्टाइनल, ऐसे हम एंथ्रॉक्स के 3 प्रकार होते हैं। अब यहाँ पर एंथ्रॉक्स इसलिए दे दिए हैं, हो सकता है कि पीछे काफी कुछ चीजें छूटी थी, इसलिए यहाँ पर इनको द्वारा दे दिया गया है। जैव हथियार के रूप में प्रयोग किए जाने वाले रोग जो एंथ्रॉक्स है, मैंने आपको कल बताया था कि एंथ्रॉक्स वगैरह जो होते हैं जैव हथियार में प्रयोग किए जाते हैं। एंथ्रॉक्स बेसिकली जो होता है वो एक प्रकार का जो है ये क्रिया करके बनता है। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर एंथ्रॉक्स के बारे में, ऊपर हमने कल चर्चा किया था। ये देखिए एंथ्रॉक्स था। मूलतः पशुओं के रोग कारक जैसे बैसिलस एंथेसिस के नाम से जीवाणु को जाना जाता है। यह जीवाणु प्रयोगशाला में संवर्धित करके बनाया जाता है, पाउडर के रूप में, लिफाफे के रूप में। वायुयान के माध्यम से छिड़काव कर देंगे तो पशु बीमार होंगे, धीरे धीरे मानव भी बीमार होता चला जाएगा, जैसे कि बोटुलिज्म, प्लेग, चेचक, गलसुगना, खसरा आदि जो है इसकी समस्याएं हैं। भारत में जैव प्रदूषण के आतंक से निपटने के लिए डीआरडीओ, डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ है द्वारा ये 1950 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक है, नई दिल्ली में इसका जो है वो शायद वो है, आप देख लीजिएगा, मैं क्लियर श्योर हूं कि नहीं हूं, मैं भी इसमें श्योर होगा कि यही सही है डीआरडीओ का। ईपीओडम, पारिस्थितिकीय विज्ञान के जनक जो थे ईपीओडम है। ठीक है, पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक कौन है? ईपीओडम ने प्रदूषकों को 2 वर्गों में विभक्त किया। तो ईपीओडम जो है जैव प्रदूषकों को 2 भागों में बांटा। एक जैव अभिघटनीय जिसे हम बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, ऐसे प्रदूषक जिसको धरती पर रहने वाले जीव उसका मतलब अपघटन कर देते हैं, तोड़ डालते हैं, जिसके हम जैव अभिघटनीय कहते हैं। और दूसरा होता है जैव अनअभिघटनीय, नॉन बायोडिग्रेडेबल, अर्थात हमारे धरती पर रहने वाले जीव उसका जो है पाचन न कर पाते हैं और वो लगातार बना रहता है और लगातार वो हमारे वातावरण को प्रदूषित करता है। पराबैंगनी विकिरण के नुकसान से त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद, प्रतिरोधक क्षमता में ह्रास होना होता है। फ्रेयान सबसे घातक सीएफसी है। फ्रेयान का प्रयोग फ्री एसी फोम एरोसॉल स्प्रे से होता है। ठीक है, 100 डाप्सन 1 mm का होता है। ठीक है, डाप्सन जो होता है इससे ओजोन गैस का मापन किया जाता है। समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर ऊंचाई पर ओजोन की सांद्रता वायुमंडल के आयतन के संदर्भ में लगभग 10 ppm होती है। ठीक है, कैडमियम रक्तदाब बढ़ाता है। ठीक है, रक्त में दाब कैडमियम बढ़ाता है। विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित शहर टोक्यो। अब ये चीज तो देखना पड़ेगा कि विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित था तो उस समय टोक्यो था, लेकिन वर्तमान समय में दिल्ली जो है सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में से एक है। ठीक है, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ 19/10/2020 को, इस परिप्रेक्ष्य में ये चीजें आपको बतानी है। सीसा रहित पेट्रोल 1995 से
जो है इसकी अवधारणा लाई गई थी। पहले इसमें जो है सल्फर मिलाया जाता था, सीसा मिलाया जाता था, उसके बाद फिर इसमें क्या बेंजीन मिलाया जाने लगा, और अब तो वर्तमान में इसमें बेंजीन में सल्फर की मात्रा भी थोड़ी बहुत डाल दी जाती है और बायोडीजल की मात्रा भी डाली जाती है। तो प्रभाव की दृष्टि से ग्रीन हाउस गैस कौन कौन से हैं? सबसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 55% जो होता है, CO2 ग्रीन हाउस गैस बना होता है। उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन 24% बनवाता है, CH4 15% बनवाता है, नाइट्रस ऑक्साइड N2O सॉरी ये 6.0% बनाता है। ठीक है, सारी चीज़ों को हम दोहरा रहे हैं। अम्ल वर्षा के जल का pH वैल्यू 4.2 होता है। अम्लीय वर्षा का जो pH मान होता है 4.2 से कम होता है, सामान्यतः 2.5 से 5.0 के बीच इसका परास होता है। ठीक है, पिगोवियन टैक्स प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों पर लगता है। ऐसी इकाइयां जो प्रदूषण फैला रही हैं तो उनके ऊपर हम पिगोवियन टैक्स लगा सकते हैं। पीने योग्य पानी में आर्सेनिक की सुरक्षित मात्रा 0.05 mg प्रति लीटर है। यदि 0.05 mg प्रति लीटर यदि आर्सेनिक मिला भी है तो वो हानिकारक नहीं है। ठीक है, ERL लखनऊ ने पारंपरिक उपचार के बाद पीने योग्य जल को वर्ग C में रखा है। गंगा यमुना का जल वर्ग D में है। ठीक है, गंगा के तटीय क्षेत्र में भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, भूमिगत जल में आर्सेनिक की मात्रा पाई जाती है। क्रोमैटोग्राफ जल में कार्बनिक यौगिकों बायोडिग्रेडेबल का मापन करता है। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड परीक्षण द्वारा जल में जैव ऑक्सीकरणीय कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ज्ञात की जाती है। ठीक है, चलिए सारी चीजें पीछे पड़ी थी, इसको दोहराया जा रहा है। जल हाइड्रोजन का मोनोऑक्साइड होता है। जल जो है हाइड्रोजन का मोनोऑक्साइड होता है, H2O। आप इसको याद कर लीजिए। WHO के अनुसार पेयजल का pH वैल्यू 7 से 8.5 के मध्य होना चाहिए, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है। कमेंट में बताइए विश्व स्वास्थ्य संगठन का फॉर्मेशन कब हुआ था? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। दूसरी चीज, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? और WTO का भी बताइए। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण 1985 से 1995 में राष्ट्रीय नदी संरक्षण प्राधिकरण का कर दिया गया। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी अमलाखेड़ी अंकलेश्वर में है। अंकलेश्वर से जो है हम गुजरात में शायद अंकलेश्वर है, और वहां से हम तेल को निकालते हैं। NPK का अनुपात 4:2:1 होना चाहिए। ठीक है, नाइट्रोजन, फास्फोरस और कार्बन, पोटास सॉरी किससे पोटास होता है, इसके अनुपात जो होता है 4:2:1 होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसकी यही अनुपात है। नहर सिंचाई क्षेत्र में ऊसर भूमि समस्या बढ़ी हुई है। जो नहर सिंचाई होती है उसमें ऊसर की समस्या बढ़ रही है। पीट तथा दलदली मृदाएं अम्लीय होती हैं। पीट मृदा जो होती है और दलदली मृदाएं जो होती हैं ये अम्लीय होती हैं। पीट मतलब होता है एक तरीके से दलदली टाइप। तापमान वायु का बढ़ने से ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। ठीक है, जब तापमान बढ़ता है तो वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगों का 20,000 हर्ट्ज से अधिक उपयोग समुद्र की गहराई मापने और सिग्नल देने की छिपी हुई वस्तुओं का पता लगाने में हो जाता है। ये पराश्रव्य तरंगे होती हैं। ध्वनि का वेग जो सामान्यतः है 332 मीटर पर सेकंड होता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों में दिन में ध्वनि का स्वीकार्य मात्रा जो है स्तर 75 डेसिबल है। ठीक है, कुछ विकसित देश 75 डेसिबल तक को शोर मानते हैं। अंटार्कटिका में ओजोन परत का सर्वाधिक विनाश सितंबर से अक्टूबर माह में होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड सर्वाधिक प्रमुख वायु प्रदूषक है तथा SO2 सर्वप्रमुख द्वितीयक प्रदूषक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड सर्वप्रमुख प्रथम प्रदूषक है, और SO2 जो होता है, सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है, ये द्वितीयक प्रदूषक है। कोयला खान के श्रमिकों को फुफ्फुस धूमिलीयता रोग हो जाता है। ठीक है, कार्बन टैक्स लगाने वाले न्यूजीलैंड पहला तथा ऑस्ट्रेलिया दूसरा देश था। तो कार्बन पर टैक्स लगाने वाला न्यूजीलैंड पहला देश तथा ऑस्ट्रेलिया दूसरा देश है।
फ्लाई ऐश कोयला जलने से निकलता है। तो फ्लाई ऐश के कारण ही जो वहाँ के मजदूर होते हैं उनको उनके अंदर फुफ्फुस का रोग होता है। अम्ल वर्षा के कारण नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड बनते हैं। कोलकाता को स्मोक सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। स्टोन कैंसर, स्टोन लेप्रोसी का कारण अम्ल वर्षा होता है। ठीक है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषक ह्यूमेलिन कहलाती है। तो मानव के द्वारा जो पर्यावरण प्रदूषण होता है उसे हम ह्यूमेलिन कहते हैं। यूपी में संख्या प्रदूषक या आर्सेनिक कानपुर में सर्वाधिक है। तो आर्सेनिक के कारण जो सबसे ज्यादा प्रदूषण है गंगा वाले रीजन में, तो कानपुर में, इसे संख्या प्रदूषण भी कहते हैं। बैकफुट आर्सेनिक के कारण होता है। ठीक है। तो हाथी पाँव जो है, भूल रहा था मैं, याद आ गया दोबारा भी इसको। तो हाथी पाँव जो होता है वो किसके द्वारा होता है? आर्सेनिक के द्वारा होता है। जबकि पारे के रोग जो होते हैं ये वेस्ट बंगाल के उत्तरी परगना, दक्षिणी परगना, उत्तरी परगना शायद पूर्वी परगना और पश्चिमी परगना, अब आगे देखिए बताएंगे। और नदिया जिले में जो है पारे से ज़्यादा परेशानी है वेस्ट बंगाल में, और इससे मिनीमाता रोग होता है। ठीक है। देखिए इसमें यहाँ कुछ पॉइंट दिए गए हैं। CO2 जो है ये वायु प्रदूषण नहीं करेगी क्योंकि यह पौधों के लिए आवश्यक है। वही कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली व प्रदूषक गैस है। ठीक है। वायु में प्रदूषण तो CO2 नहीं करती है, लेकिन ग्रीन हाउस गैस सबसे ज़्यादा ये इकट्ठा कर लेती है, चूंकि ये गर्म गैसों को अपने में समाहित करने का विचार रखती है। ठीक है। फ्रेयान का रासायनिक नाम क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन है। ठीक है। पेंट उद्योग से सीसा प्रदूषण फैलता है। अंतरराष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र ओस्लो में है। भाप अंगार गैस में CO कार्बन मोनोऑक्साइड का परसेंट काफी अधिक होता है। ठीक है। प्रकाश रासायनिक स्मॉग में नाइट्रोजन ऑक्साइड O3 तथा पैरोक्सिल एसिटाइल नाइट्रेट गैसों को सम्मिलित किया जाता है। देश की कुल आबादी में 121 करोड़ 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की संख्या लगभग 42 करोड़ है, जो उत्तरी अमेरिका के सभी देशों USA, कनाडा और मैक्सिको की कुल संख्या से भी अधिक है। ठीक है। लेकिन भारत में प्रतिवर्ष जन्म लेने वाले कुल 2.6 करोड़ बच्चों में से लगभग 20 लाख से अधिक बच्चों की 5 वर्ष की कम आयु की उम्र में मृत्यु हो जाती है। अभी हाल ही में ग्लोबल हंगर इंडेक्स लॉन्च हुआ। ठीक है। इसमें भारत का 107 देशों में 94वां स्थान है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 4 आयामों पर लेते हैं। सबसे पहला होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी, और उसके बाद होता है बच्चों को पोषण युक्त आहार, दूसरा होता है स्टंटिंग, तीसरा होता है स्टंटिंग, और चौथा होता है चाइल्ड का वेट कितना है, वो चीज़ें देखी जाती हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं, और इन 4 चीज़ों के मानक के आधार पर भारत का 107 में से 94वां स्थान है, जो कि काफ़ी चिंताजनक है। ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। हम इसी निरंतर वीडियो लाते रहेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।